हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो ये हमारा चैप्टर 3A चल रहा है, डिमांड एनालिसिस। आज हमें सबसे इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। क्या है इस लॉ का नाम? इकोनॉमिक लॉ है, लॉ ऑफ डिमांड, राइट। तो समझते हैं व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ डिमांड, राइट। तो डिमांड हमने इससे पहले देखा, फीचर्स ऑफ डिमांड देखा या फैक्टर्स अफेक्टिंग हमने डिमांड देखा, राइट। कि डिमांड अलग अलग फैक्टर्स की वजह से कम ज्यादा हो सकता है, तो उसमें प्राइस है, इनकम है, टेस्ट है, यस और नो, या फ्यूचर की अगर आपकी कोई प्राइस एक्सपेक्टेशन है, तो ये सारे फैक्टर्स है जो डिमांड पर असर डालेंगे, राइट। बट डिमांड का लॉ क्या कहता है वो आज हम समझते हैं। तो डिमांड के लॉ का पहले हम समझते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट, फिर हम स्टेटमेंट ऑफ लॉ पढ़ते हैं, फिर हम अजम्पशंस ऑफ दिस लॉ पढ़ेंगे, फिर हम डिमांड शेड्यूल पढ़ेंगे एंड डिमांड कर्व पढ़ेंगे। तो आज का हमारा एजेंडा है स्टिल डिमांड कर्व। तो एक एक करके शुरू करते हैं विद द इंट्रोडक्शन। तो क्या कह रहे हैं? द लॉ ऑफ डिमांड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स व्हिच वाज पब्लिश्ड इन 1890. The law explains the functional relationship between price and quantity demanded. Underline that last statement. The law explains the functional relation between price and the quantity. तो ये लॉ में हम, जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा था कि डिमांड हम अलोन नहीं पढ़ सकेंगे, डिमांड को हमें किसी के साथ कंपेयर करना है, डिमांड को हमें किसी के साथ रिलेट करना है, यस और नो, वी कैन नॉट आइसोलेट डिमांड। तो हमें डिमांड को यहां पर पढ़ना है इन रिलेशनशिप विथ प्राइस, कि प्राइजेस के ऊपर या प्राइजेस की वजह से डिमांड पर क्या असर पड़ेगा। अगर प्राइजेस बढ़ेगी तो डिमांड पर क्या असर पड़ेगा, एंड अगर प्राइजेस कम हुई तो डिमांड पर क्या असर पड़ेगा, ये हमें इस लॉ में समझना है। या ये फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ प्राइस एंड डिमांड अल्फ्रेड मार्शल ने आपको बताया हुआ है इन हिज बुक्स प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स व्हिच वाज पब्लिश्ड इन 1890। तो वो भी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स हाईलाइट करके रखो। किसने लिखी हुई बुक है? अल्फ्रेड मार्शल ने लिखी हुई है। कब पब्लिश हुई है? 1890। अगेन इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव। इज इट क्लियर? तो जो लॉ ऑफ डिमांड है वो क्या एक्सप्लेन करता है? रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, राइट। चलते हैं ऑन द स्टेटमेंट ऑफ लॉ। क्या पढ़ना है, क्या समझना है, स्टेटमेंट ऑफ लॉ क्या कहता है? तो मैं पहले पढ़ता हूं फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो वो कह रहा है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, other thing being constant या other thing being equal, higher the price of a commodity, smaller is the quantity demanded, and lower the price of commodity, larger is the quantity demanded. Statement of law क्या कहता है? other thing being constant, other thing being equal, higher the price of commodity, commodity की प्राइस बढ़ेगी तो quantity demanded of a commodity कम होगी, राइट। क्या कह रहे हैं? हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, एंड लोअर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। अगर कमोडिटी की प्राइसेस कम होती गई तो डिमांड बढ़ते जाएगा, एंड उल्टा अगर कमोडिटी की प्राइस बढ़ती गई तो डिमांड कम होते जाएगा। सो व्हेन प्राइस राइजेस डिमांड डिक्रीजेस, या उल्टा व्हेन प्राइस डिक्रीजेस demand increases. So there is an inverse relationship between price and demand. Inverse relationship है, they are opposite of each other. Price ऊपर जाएगी तो demand नीचे आएगा, yes or no, and price नीचे जाएगी तो demand ऊपर जाएगा। They are acting opposite of each other. Inverse है वो दोनों, right? They are not going hand in hand. They are going opposite of each other. Inverse relationship है। तो वो आगे हम समझने वाले हैं। Is it clear? तो फिर से ये लॉ का स्टेटमेंट क्या कह रहा है, मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। अदर थिंग बिंग कांस्टेंट या अदर थिंग बिंग इक्वल, राइट। ये सीट्रस पैराबस है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का अजम्पशन सीट्रस पैराबस की हम क्या पढ़ रहे हैं? हम रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं डिमांड एंड प्राइस का। तो सिर्फ डिमांड एंड प्राइजेस में ही चेंज होगा, बाकी सारी दुनिया कांस्टेंट रहेगी या बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रहेगी। तो अदर थिंग बिंग कांस्टेंट या अदर थिंग बिंग इक्वल, हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, एंड लोअर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये लॉ का स्टेटमेंट आपको इन्हीं शब्दों में लिखना है। इफ यू आर सेइंग लॉ ऑफ डिमांड एंड कुछ अदर स्टेटमेंट लिख रहे हो, नहीं चलेगा। आपको यही लिखना है, हायर द प्राइस एंड स्मॉलर द क्वांटिटी, एंड लोअर द प्राइस व्हाट, लार्जर द क्वांटिटी। तो ये याद रखो, यही वर्ड्स आपको लॉ ऑफ डिमांड का स्टेटमेंट लिखते वक्त लिखना है। कि जब आप कहोगे कि फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, तो आपको इन्हीं शब्दों में इन्हीं वर्ड्स का यूज करके लिखना है। यू कैन नॉट राइट स्टेटमेंट ऑफ लॉ इन योर ओन वर्ड्स, राइट, बिकॉज इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ लॉ। लॉ मीन्स इट इज कायदा, इट हैज टू बी रिटन इन द सेम वर्ड, यू कैन नॉट चेंज इट इन योर ओन वर्ड्स। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। उन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन आपको दिया है, तो क्या एक्सप्लेनेशन दिया है? इन अदर वर्ड्स, अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, बाकी के सारे फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे। इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी राइजेस, डिमांड विल फॉल, एंड व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स,
द डिमांड विल राइज। जब कमोडिटी की प्राइसेस कम होगी डिमांड बढ़ेगा, एंड कमोडिटी की प्राइस जब बढ़ेगी तो डिमांड गिरेगा, राइट। दस देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप, जैसे मैंने अभी कहा था इनवर्स रिलेशनशिप, ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। दस देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। सो देयर इज अ इनवर्स, ऑपोजिट, दे आर ऑपोजिट ऑफ, एक उस तरफ जा रहा है एक इस तरफ जा रहा है, एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, या एक घट रहा है दूसरा बढ़ रहा है। प्राइस बढ़ेगी डिमांड कम होगा, प्राइस घटेगी डिमांड बढ़ेगा। दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, दस देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, राइट। आगे वो कह रहे हैं सिंबॉलिकली द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस इज एक्सप्रेस्ड एज dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ px। d मतलब डिमांड इंटू x मतलब क्वांटिटी, तो d इज डिमांड ऑफ द कमोडिटी इंटू x यानी कि क्वांटिटी, राइट। f यानी कि फंक्शन, फिर आगे क्या बोला है उन्होंने, px यानी कि प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। इज इट क्लियर? तो d मतलब डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, राइट, या dx मतलब डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, f मतलब फंक्शन एंड px मतलब प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। ये क्लियर है? तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन अबाउट डिमांड का लॉ या लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड कहता है जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी वैसे वैसे डिमांड कम होगा, एंड जैसे जैसे प्राइस घटेगी वैसे वैसे डिमांड क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा, इन क्वांटिटीज बढ़ेगा। अगर प्राइस घटेगी तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा, अगर प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड घटेगा। सो ये उन्होंने कहा है। और क्या कहा है उन्होंने कि देयर इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड हम पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने आपको डिमांड का एक क्या दिया, डिमांड का एक एग्जांपल दिया, या डिमांड का आपको सिंबॉलिकल एक्सप्रेशन दिया कि डिमांड इज फंक्शन ऑफ प्राइस, dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ px, राइट। तो डिमांड dx मतलब डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, f मतलब फंक्शन, px मतलब प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। इज इट क्लियर, राइट। आगे चलते हैं, अब हम समझते हैं एक एक करते अजम्पशंस, राइट। व्हाट आर द अजम्पशंस? अजम्पशन मतलब जैसे हमने ये लॉ ऑफ डिमांड जब समझा, या लॉ ऑफ डिमांड का स्टेटमेंट जब मैंने बताया तो मैंने क्या कहा, अदर थिंग आर इक्वल, अदर थिंग आर कांस्टेंट। तो ये क्या है? तो ये अजम्पशंस है कि बाकी की सारी दुनिया कांस्टेंट है, सिर्फ प्राइस चेंज हो रही है एंड उसका असर डिमांड पे पड़ रहा है, राइट। प्राइस बढ़ रही है इसलिए डिमांड कम हो रहा है, या प्राइस घट रही है इसलिए डिमांड बढ़ रहा है, बाकी की सारी दुनिया कांस्टेंट है। तो ये इसका अजम्पशंस है। तो व्हाट आर द एग्जैक्टली अजम्पशंस? तो वो एक एक करके समझते हैं, राइट। तो जो पहला अजम्पशन है लॉ ऑफ डिमांड का, दैट इज कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम। मतलब जो पर्सन, लाइक मैं डिमांड कर रहा हूं, सिर्फ फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं मैंगो का। तो मैंगो की प्राइस 500 है। अगर मैंगो की प्राइस 500, सो आई एम बाइंग 1 डजन ऑफ मैंगो, राइट। मैंगो की प्राइस 500 से 300 डजन होगी, आई एम बाइंग 2 डजन ऑफ मैंगो। प्राइस कम होगी, क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, राइट। सो व्हेन प्राइस इज फॉलिंग, व्हाट माय क्वांटिटी बाइंग इज गोइंग अप, राइट। बट यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि एम आई फॉलोइंग द अजम्पशन? तो इन दिस केस माय इनकम हैज टू बी कांस्टेंट, कि मेरी कमाई पहले भी 5000 पर मंथ थी, अभी भी 5000 पर मंथ है, दैट इज माय इनकम इज कांस्टेंट। पहले जितना इनकम में कमा रहा था अभी भी उतना इनकम कमा रहा हूं, और उसी इनकम के हिसाब से मैं डिमांड कर रहा हूं। इफ देयर इज अ चेंज इन इनकम एंड चेंज इन प्राइस, देन ये लॉ क्या होगा? ट्रू नहीं होगा, या ये लॉ आप प्रूफ नहीं कर सकते। इनकम बढ़ा इसलिए डिमांड बढ़ सकता है, यस और नो? सो इनकम हैज टू बी कांस्टेंट, ओनली देयर हैज टू बी चेंज इन प्राइस। सिर्फ प्राइस बढ़ रहा है या प्राइस कम हो रहा है, आपके जेब में जितना पैसा आ रहा है दैट इज आपका इनकम हैज टू बी कांस्टेंट। तो ये पहला अजम्पशन है ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। इफ द लॉ ऑफ डिमांड इज टू फाइंड ट्रू ऑपरेट, देन कंज्यूमर इनकम शुड रिमेन कांस्टेंट। अगर आपको ये लॉ ऑफ डिमांड ट्रू दिखाना है कि प्राइस बढ़ रही है इसलिए डिमांड कम हो रहा है, या प्राइस घट रही है इसलिए डिमांड बढ़ रहा है, सो माय इनकम हैज टू बी कांस्टेंट। तो वही कह रहे हैं, इफ देयर इज अ राइज इन इनकम पीपल में डिमांड मोर एट अ गिवन प्राइस। ये सॉरी, जैसे कि 500 रुपए डजन आम है, राइट। मैं 1 डजन खरीद रहा हूं, फिर मैं 1 साल बाद गया 500 रुपए डजन आम है, बट मैं 2 डजन खरीद रहा हूं क्योंकि मेरा इनकम बढ़ रहा है, तो प्राइस कांस्टेंट इसलिए आई एम बाइंग मोर। सो यहां पर मेरा लॉ ट्रू होगा क्या, लॉ ऑफ डिमांड? आंसर इज नो। टेक्निकली आई शुड बाय 500 में 1 डजन ही बाय करना चाहिए, अगले साल में 500 में 2 डजन खरीद रहा हूं, क्यों? मेरा इनकम बढ़ रहा है। सो लॉ ऑफ डिमांड तभी ट्रू पॉसिबल है व्हेन द इनकम ऑफ द बायर इज कांस्टेंट। तो ये पहला अजम्पशन है ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, दूसरे अजम्पशन पर चलते हैं। नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन। अगेन द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज कांस्टेंट, पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, राइट। इट इज अज्यूम दैट द साइज ऑफ पॉपुलेशन रिमेन अनचेंज, एनी चेंज इन द साइज ऑफ कंजम्पशन या कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री अफेक्ट्स द टोटल डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट। बट ऑब्वियस, पॉपुलेशन बढ़ेगा टोटल डिमांड बढ़ेगा,
यस और नो, पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, डिमांड इंक्रीज होगा, सो द पॉपुलेशन हैज टू बी कांस्टेंट। तो जो टोटल डिमांड है वो सिर्फ प्राइस के हिसाब से बढ़ेगा या फिर कम होगा। सो द अल्टीमेट प्राइस चेंज होना चाहिए, बाकी सब कांस्टेंट होना चाहिए। गेटिंग इट? तो ये दूसरा अजम्पशन था, नो चेंज इन पॉपुलेशन। तीसरा अजम्पशन क्या है? प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स रिमेन कांस्टेंट। इफ आई एम बाइंग कॉफी, राइट, तो कॉफी की प्राइस कम ज्यादा होनी चाहिए, टी की प्राइजेस हैज टू बी रिमेन कांस्टेंट। टी पहले भी 100 रुपए किलो था, अभी भी 100 रुपए किलो है, सिर्फ कॉफी 200 रुपए किलो से 240 पे चली गई, या कॉफी 200 रुपए किलो से 160 रुपए पे आ गई। टी की प्राइजेस 100 रुपए पहले थी, अभी भी 100 रुपए, बाद में भी 100 रुपए रहेगी। तो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स हैज टू बी कांस्टेंट। ऑलरेडी हमने सब्स्टिट्यूट का कंसेप्ट लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कि अगर आप चाय या कॉफी, चाय की जगह कॉफी सब्स्टिट्यूट, कॉफी की जगह चाय सब्स्टिट्यूट है, यस और नो, या कोल्ड ड्रिंक की जगह लस्सी सब्स्टिट्यूट है, यस और नो, या नींबू पानी सब्स्टिट्यूट है। सो दे आर सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर, यस और नो। अब दोनों में से कुछ एक कंज्यूम करोगे, दोनों एक साथ कंज्यूम नहीं होता है, तो सब्स्टिट्यूट। इज इट क्लियर? तो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स हैज टू बी रिमेन कांस्टेंट। इफ आई एम स्टडिंग कॉफी का डिमांड, तो कॉफी की प्राइस बढ़नी चाहिए, कॉफी की प्राइस घटनी चाहिए, टी की प्राइस हैज टू बी कांस्टेंट। इज इट क्लियर? तो ये तीसरा assumption था, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स हैज टू बी कांस्टेंट। तो वो क्या कह रहे हैं? इट इज अज्यूम दैट प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट रिमेन्स अनचेंज, एनी चेंज इन द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट विल अफेक्ट द डिमांड फॉर द कमोडिटी। बट ऑब्वियस कि कॉफी की प्राइस 200 रुपया है, राइट, टी की प्राइस 100 रुपीज है, बट टी की प्राइस 90 रुपीज हो गई। पीपल, कॉफी की 200 प्राइस है, फिर भी लोग बोलेंगे कि यार टी सस्ता हो गया, कॉफी की जगह टी खरीदो, यस और नो। सो द सब्स्टिट्यूट की प्राइस हैज टू रिमेन कांस्टेंट, तब जाके आप कॉफी का डिमांड का लॉ प्रूफ कर सकते हो, राइट। चौथा अजम्पशन, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन कांस्टेंट। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन कांस्टेंट, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक के साथ एक फ्री वाला, लाइक मैंने गाड़ी खरीदा तो मुझे उसमें पेट्रोल चाहिए, राइट। तो इफ आई एम स्टडिंग डिमांड ऑफ कार, तो कार की प्राइसेस कम ज्यादा होनी चाहिए, पेट्रोल की प्राइसेस कांस्टेंट रहनी चाहिए, पेट्रोल प्राइस हैज टू बी कांस्टेंट इफ आई एम स्टडिंग अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, राइट। या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मैंने आपको पेन एंड इंक बोला था, इंक पेन है तो इंक पेन एंड इंक बॉटल। सो इफ आई एम स्टडिंग डिमांड ऑफ इंक पेन, तो इंक पेन की प्राइसेस कम ज्यादा हो रही है, बट इंक बॉटल की प्राइसेस इज कांस्टेंट। तो प्राइस ऑफ व्हाट? प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैज टू बी रिमेन कांस्टेंट। तो ये चौथा assumption है, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन कांस्टेंट। इट इज अज्यूम दैट द प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन अनचेंज बिकॉज अ चेंज इन प्राइस ऑफ वन गुड विल अफेक्ट द डिमांड फॉर अदर गुड्स। बड़ा 20 पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई, कार का डिमांड कम होगा, ये सॉर्ट में। तो कॉम्प्लीमेंट्री की गुड्स की वजह से आप जिस चीज को पढ़ रहे हो उसके डिमांड पर असर पड़ेगा। तो यहां पर क्या होना चाहिए? सिर्फ कार की प्राइसेस कम या ज्यादा हो रही है, बाकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइसेस कांस्टेंट है। इज इट क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट assumption पर, नो एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर चेंज इन द प्राइस। तो जब आप लॉ ऑफ डिमांड को प्रूव कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? एक नॉर्मल बिहेवियर पैटर्न फॉलो कर रहे हो कि जो कंज्यूमर है उसके दिमाग में फ्यूचर प्राइस के बारे में कोई दिमाग में एक्सपेक्टेशन नहीं, कि लाइक मैं आज आम खरीद रहा हूं तो आई डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस। मैं आज के प्राइसेस के हिसाब से डिसीजन ले रहा हूं, राइट। सो आई डोंट हैव की फ्यूचर एक्सपेक्टेशन कि यार फ्यूचर में आम के प्राइसेस बढ़ सकते तो आज ज्यादा खरीदो, या फ्यूचर में आम के प्राइसेस गिर सकते तो आज कम खरीदो, बाद में ज्यादा खरीदेंगे। तो ऐसा कोई मेरे दिमाग में एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए। देयर हैज टू बी अ रैशनल डिसीजन बेस्ड ऑन टुडेज प्राइस, राइट। तो ये पांचवा assumption है, नो एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर चेंज इन प्राइसेस। इट इज अज्यूम दैट कंज्यूमर डू नॉट एक्सपेक्ट एनी further change in price in the near future. If consumer expect a rise in the price in future, they may demand more at the present even at the existing higher price. तो वो कह रहे हैं कि अगर आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में प्राइस और बढ़ेंगे, तो अभी प्राइस बढ़ रहे फिर भी आप ज्यादा खरीद रहे हो कि एक्सपेक्टिंग फ्यूचर में और प्राइस बढ़ेगा, तो ऐसा कोई आपके दिमाग में एक्सपेक्टेशन नहीं। यू आर ओनली फॉलोइंग करंट प्राइसेस। अगर करंट प्राइस बढ़ रहे हैं तो मेरा डिमांड कम होगा, प्राइसेस कम हो रही है तो मेरा डिमांड बढ़ेगा, राइट। सो ये पांचवा assumption था, नो एक्सपेक्टेशन अबाउट एनी फर्दर प्राइस चेंज। इज इट क्लियर? चलते हैं on the next assumption, that is sixth assumption, no change in taste, habit, preferences, fashion, etc. other thing being constant, सब कुछ constant है, सिर्फ प्राइस बदल रहा है। Is it clear? तो there is no change in taste, habits, fashion, preferences of the consumer. It is assumed that consumer tastes, habits, preferences, fashion, etc. should remain unchanged. They are constant, right? Any change in their factor will lead to change in demand. But obvious, taste change होगी, मैं पहले कॉफी पीता था, अब कॉफी नहीं चाहिए, अब चाय चाहिए, राइट। सो टेस्ट चेंज होगी, सो माय प्रेफरेंसेस में चेंज एंड आई मे शिफ्ट माय डिमांड टू अदर कमोडिटीज, दो द प्राइस जिसको मैं पढ़ रहा हूँ उसकी प्राइस बढ़ रही है, कम हो रही है। इज इट क्लियर? सो चेंज टेस्ट हैबिट्स हैज टू बी कांस्टेंट ऑफ द कंज्यूमर, राइट। तो ये छठा assumption था। चलते हैं सातवें assumption पे, नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी। अगेन टैक्सेशन पॉलिसी का असर
आपके इनकम पे पड़ेगा, डिस्पोजेबल इनकम पे पड़ेगा। अगर टैक्सेशन बढ़ रहा है तो आपका खर्चे करने की कैपेसिटी कम होगी, अगर टैक्सेस घटेगी तो आप खर्चे करने की कैपेसिटी बढ़ेगी। तो दो प्राइजेस ऑफ द कमोडिटी कम ज़्यादा हो रही है बट टैक्सेस भी कम ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसका आप प्रूव नहीं कर सकते हो लॉ को, यस और नो। तो पहले भी टैक्स रेट 10% था, अभी भी टैक्स रेट 10% है, सो देयर इज नो चेंज इन टैक्स रेट। अगर टैक्स रेट चेंज हो गया तो फिर लॉ आप प्रूव नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ें चेंज हो रही है, प्राइस भी चेंज हो रही है एंड टैक्स रेट भी चेंज हो रहा है, तो फिर लॉ को प्रूव करना मुश्किल है। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स का हमने देखा ही था कि इट इज सिट्रस पैरेबस। जब भी हम कोई लॉ डिस्कस करेंगे अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें अजम्पशंस होंगे ही होंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम जस्ट दो वेरिएबल को एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे, यहाँ पर हम सिर्फ प्राइस को कंपेयर कर रहे हैं डिमांड के साथ। सो देयर हैज टू बी चेंज ओनली इन प्राइस, प्राइस बढ़नी चाहिए, प्राइस घटनी चाहिए, बाकी सब कुछ कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर सातवां अजम्पशन क्या है कि टैक्स रेट हैज टू बी कांस्टेंट। तो ये कह रहे हैं टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट हैज अ ग्रेट इंपैक्ट ऑन द डिमांड ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। तो टैक्सेशन अगर बढ़ा तो प्रोडक्ट महंगा होगा या मेरा खर्चे की करने की कैपेसिटी कम होगी, यस और नो। तो अगर मेरी खर्चे करने की कैपेसिटी कम होगी, दो प्राइस कम हो रही है, मैं कम खरीदूंगा, तो यहां पर लॉ प्रूफ नहीं होगा। मेरी खर्चे करने की कैपेसिटी कम हुई, प्राइस कम होने पर विल आई बाय मोर, आंसर इज नो। तो इसलिए वो कह रहे हैं देयरफॉर इट इज अज्यूम्ड दैट देयर इज नो चेंज इन पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन डिक्लेयर्ड बाय गवर्नमेंट। इज इट क्लियर? तो कितने अजम्पशंस देखे हमने लॉ ऑफ डिमांड के? 7 अजम्पशन देखे। क्या क्या थे ये 7 अजम्पशन? कि पहला कि द इनकम लेवल ऑफ कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट, सिर्फ प्राइस चेंज हो रहा है, इनकम कांस्टेंट है। पहले मैं 10,000 महीने का कमा रहा था, अभी भी 10,000 महीने का कमा रहा है, सिर्फ आम के प्राइजेस ऊपर या नीचे हो रहे हैं। दूसरा अजम्पशन कि द पॉपुलेशन की साइज हैज टू बी कांस्टेंट, कि इफ पॉपुलेशन बढ़ेगा तो टोटल डिमांड बढ़ेगा, तो फिर उसका असर डिमांड पे बिना प्राइस चेंज हुए डिमांड बढ़ेगा, सो फिर लॉ ऑफ डिमांड प्रूफ नहीं कर सकते हैं। तीसरा कि प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स हैज टू बी कांस्टेंट। चाय को मैं अगर स्टडी कर रहा हूं तो कॉफी की प्राइस हैज टू बी कांस्टेंट, अगर मैं कॉफी को स्टडी कर रहा हूं तो चाय की प्राइस हैज टू बी कांस्टेंट। फिर हमने चौथा देखा प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इफ आई एम स्टडिंग डिमांड ऑफ कार, राइट, इन कंपैरिजन विथ प्राइस, तो पेट्रोल की प्राइसेस, कॉम्प्लीमेंट्री की गुड्स की प्राइसेस हैज टू बी कांस्टेंट, राइट। फिर पांचवा नो एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर चेंज इन प्राइस, कि फ्यूचर चेंज का कोई आपके दिमाग में फंडा नहीं है, आप अभी करंट प्राइसेस के हिसाब से डिसीजन ले रहे हो कि अभी कितना खरीदूं या नहीं खरीदूं, या प्राइस कम हो रहा है तो आई विल बाय मोर, प्राइस बढ़ेगा तो आई विल बाय लेस, तो ये मेरे दिमाग में कोई फ्यूचर एक्सपेक्टेशन नहीं है, राइट। तो ये हमारा पांचवा अजम्पशन था। छठे अजम्पशन में कि मेरे प्रेफरेंसेस, मेरी टेस्ट, मेरी फैशन इज कांस्टेंट। सातवें assumption में हमने देखा कि द टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट हैज टू बी कांस्टेंट व्हेन वी आर स्टडीइंग लॉ ऑफ डिमांड या व्हेन वी आर प्रूविंग द लॉ ऑफ डिमांड। इज इट क्लियर? तो ये assumption थे, 7 assumptions थे, एंड ये सातों के सातों आपको एग्जाम में लिखने हैं। अगर आपको लॉ ऑफ डिमांड पूछा जाता है कि व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड, तो आप लॉ ऑफ डिमांड का पहले क्या करोगे, ओपनिंग पैराग्राफ लिखोगे, फिर लॉ ऑफ डिमांड का स्टेटमेंट लिखोगे, फिर लॉ ऑफ डिमांड के assumption लिखोगे, फिर आप लॉ ऑफ डिमांड का शेड्यूल बनाओगे। तो यहां पर हम डिमांड शेड्यूल स्टडी करते हैं, फिर इस डिमांड शेड्यूल से हम क्या करते हैं, डिमांड कर्व यानी कि डिमांड का ग्राफ बनाते हैं। तो ये डिमांड शेड्यूल क्या कहता है? तो डिमांड शेड्यूल में उन्होंने आपको एक तरफ दिया है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और दूसरी तरफ दिया है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी। सो ये प्राइस ऑफ कमोडिटी को मान लो प्याज है, राइट, ओनियन प्राइसेस है। सो व्हेन ओनियन प्राइसेस वाज 50 रुपीज आई यूज्ड टू बाय 1 किलो। जब 50 रुपए किलो भाव था ओनियन का, तब मैं 1 किलो ओनियन खरीदता था। जब ओनियन का प्राइस कम हुआ, 40 रुपीज हुआ, तब मैं 2 किलो खरीदने लगा। जब 40 से वो 30 हुआ, मैं 3 किलो खरीदने लगा। 30 से 20 हुआ, मैं 4 किलो खरीद रहा हूँ। 20 से 10 हुआ, मैंने 5 किलो खरीदा। तो एज द प्राइस डिक्रीजेस, मेरा कंजम्पशन या मेरा डिमांड बढ़ते गया। या उल्टा, अगर आप नीचे से ऊपर जाओगे, पहले 10 था, मैं 5 किलो खरीदता था। 10 से 20 रुपया हुआ, मैं 4 किलो खरीद रहा हूँ। 20 से 30 रुपया हुआ, मैं 3 किलो खरीद रहा हूँ। 30 से 40 हुआ, मैं 2 किलो खरीद रहा हूँ। 40 से 50 हुआ, मैं 1 किलो खरीद रहा हूं। सो एज द प्राइस राइज्ड, quantity demanded falls, and as the price fall, quantity demanded increases, right? So this is simple demand schedule जो price and demand quantity को दर्शा रहा है। Is it clear? तो अगर आप देखोगे तो 50 रुपीज से 10 रुपीज पर प्राइस आई, प्राइस कीप फॉलिंग एंड डिमांड केप्ट इंक्रीजिंग, डिमांड 1 किलो से 5 किलो पे आ गया, राइट। सो यही उन्होंने यहाँ पर फंक्शनल रिलेशनशिप बताया बिटवीन प्राइस of a commodity and quantity demanded of a commodity. Price is dropping down, quantity demanded is continuously increasing. ये क्लियर है, राइट। तो इसी डिमांड शेड्यूल को मैं क्या कर रहा हूं, ग्राफ पर प्लॉट कर रहा हूं। तो अगर आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे इस डिमांड शेड्यूल को, तो वाई एक्सेस पर मैं प्राइस को प्लॉट कर रहा हूं 0 से लेके 50 रुपए तक, एंड एक्स एक्सेस पे मैं क्वांटिटी डिमांडेड को प्लॉट कर रहा हूं 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो। तो वही मैंने क्या किया, जो मेरा डिमांड शेड्यूल था, जब
50 रुपये भाव था, मैं 1 किलो खरीदता था। 40 रुपये भाव पे मैं 2 किलो खरीद रहा हूँ। 30 रुपये भाव पे मैं 3 किलो खरीद रहा हूँ। 20 रुपये भाव पे मैं 4 किलो खरीद रहा हूँ एंड 10 रुपये भाव पे मैं 5 किलो खरीद रहा हूँ। तो वही डिमांड शेड्यूल को मैंने क्या किया, ग्राफ पर प्लॉट किया, राइट। तो इसी ग्राफ का एक्सप्लेनेशन उन्होंने आपको दिया है। तो वो क्या कह रहे हैं, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द डिमांड ऑफ द कमोडिटी एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो एक्स एक्सिस पे डिमांड है एंड वाई एक्सिस पे प्राइस है, राइट। आगे उन्होंने क्या कहा है, DD is the demand curve which slopes downward from left to right। तो जो DD जो लाइन दिख रही है that is demand curve which slopes left to right, right। left to right क्यों slope है, because there is a inverse relationship due to the inverse relationship between price and quantity demanded। तो this is our demand curve। demand curve पे मैंने क्या किया, तो demand curve पे मैंने क्या किया, x axis पे quantity को प्लॉट किया, y axis पे मैंने prices को प्लॉट किया। मैंने फिर क्या किया, हमारे डिमांड शेड्यूल के एक चीजें इस पर प्लॉट की कि 50 रुपये भाव था तब 1 किलो में खरीदता था, 40 रुपये भाव था तब 2 किलो खरीद रहा हूं, जब 30 रुपये भाव था तो 3 किलो खरीद रहा हूं, 20 रुपये भाव पे मैं 4 किलो खरीद रहा हूं एंड जब 10 रुपया ओनियन का प्राइस हुआ आई एम बाइंग 5 kg ऑफ द क्वांटिटी। सो डिमांड कर्व DD इज स्लोपिंग लेफ्ट टू राइट, स्लोपिंग लेफ्ट टू राइट। व्हाई इट इज स्लोपिंग लेफ्ट टू राइट, तो इट इज डिनोटिंग अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी एंड प्राइस, राइट। सो क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस हैज अ इनवर्स रिलेशनशिप। इज इट क्लियर, ये क्लियर है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पहले तो शुरुआत की लॉ ऑफ डिमांड का इंट्रोडक्शन देखा, फिर हमने लॉ ऑफ डिमांड का स्टेटमेंट देखा, फिर हमने एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड देखे, 7 एक्सेप्शन है एंड अभी हमने डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व का एक्सप्लेनेशन देखा। तो जब भी आप एग्जाम में लॉ ऑफ डिमांड का आंसर लिखोगे, क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा जाएगा, एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड, राइट, एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड। तो आपको आज जितना मैंने डिस्कस किया वो पूरा लिखना है, राइट। आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, आपको डिमांड शेड्यूल ड्रॉ करना है, आपको सारे एजम्पशंस लिखने हैं, आपको लॉ का स्टेटमेंट लिखना है एंड आपको इंट्रोडक्शन पैराग्राफ भी लिखना है। इज इट क्लियर? तो ये सब कुछ लिखोगे तब आपको लॉ ऑफ डिमांड के पूरे मार्क्स मिलेंगे। इज इट क्लियर? तो आज का लेक्चर में यही रुक रहा हूँ, राइट। कल के लेक्चर में हम इसी लॉ ऑफ डिमांड को आगे बढ़ाएंगे एंड लॉ ऑफ डिमांड के हम एक्सेप्शंस पढ़ेंगे। जैसे आपने लास्ट चैप्टर में एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी देखा था कि देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस मतलब जहां पर ये लॉ प्रूव नहीं हो सकता, तो लॉ ऑफ डिमांड के भी कुछ एक्सेप्शंस है, राइट। उसमें हमें गिवन पैराडॉक्स देखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको शॉर्ट नोट्स में बहुत बार पूछते हैं। फिर हमें प्रेस्टिजियस गुड्स, स्पेक्यूलेशन, प्राइस इल्यूजन, इन सारे एक्सेप्शंस के बारे में पढ़ना है, राइट। बट आज नहीं, कल। एंड कल हमें जो एक्सेप्शनल है लॉ ऑफ डिमांड का, उनका ग्राफ कैसे होता है वो भी देखना है। इज इट क्लियर? तो कल हम देखेंगे एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। आज हमने बस लॉ ऑफ डिमांड देखा एंड उसके अजम्पशंस देखे। इज इट क्लियर? तो मिलते हैं कल के लेक्चर में। कल हम देखेंगे एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, राइट। चलो आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, सी यू टुमारो, बाय।